पैसा हम सब की लाइफ कहीं ना कहीं इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। नॉर्मली एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर एक करियर परस्यू करता है, इवेंचुअली ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। एक आदमी के पास कितना पैसा है वो डिसाइड करता है कि उसकी शादी किस लड़की से हो रही है, उसके दोस्त कैसे हैं और उसको सोसाइटी ट्रीट कैसा करती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास इज्जत है। मतलब पैसा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी ज्यादातर दुनिया में लोगों को ये नहीं पता होता कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि अगर ज्यादा पॉपुलेशन को ये पता चल गया कि बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करती है तो कल सुबह तक एक रेवोल्यूशन हो जाएगा और दुनिया भर की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने 100 साल पहले कहा था। और 100 साल पहले तो पैसे की एक्चुअल में वैल्यू हुआ करती थी, वो गोल्ड से बैक्ड था। अब के टाइम पे तो लिटरली पैसे को डिजिटली टाइप करके बनाया जाता है और इसके पीछे लिटरली किसी गोल्ड की बैकिंग नहीं है। मनी इज लिटरली क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर। मतलब पैसे पेड़ से तो नहीं लेकिन हवा से जरूर निकाला जा सकता है। आज के टाइम पे डेली 4 बिलियन से ज्यादा पैसे डिजिटली बनाया जाता है। लेकिन कैसे, कौन बनाता है ये पैसा और कैसे ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक झूठ पे टिका है और जैसे ये झूठ बाहर आता है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, समझते हैं आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड के बाद मेरी गारंटी है कि आपके पैसों को लेके पूरा पर्सपेक्टिव 360 डिग्री टर्न होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए नॉलेज को यूज करके आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बहुत स्मार्टली प्लान कर पाओगे और अपने सर्कल में एक स्मार्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू कर पाओगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लेक्स है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, जब पैसे जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हजारों साल पहले जब दुनिया में ऐसे पेपर नोट, बैंक, ये सब चीजें नहीं एग्जिस्ट करती थी, तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या था, मान लो कि आपको ये बोतल चाहिए और मेरे को ये नोट पैड चाहिए, हमने एक्सचेंज कर लिया, यहाँ पर ट्रेड हो गया। दिस इज प्रीटी मच बार्टर ट्रेड। लेकिन इस बार्टर ट्रेड के भी पहले काफी अलग अलग फेजेस आए। सबसे इनिशियल फेज क्या था, मान लो एक किसान है जिसको खेती के लिए कुदाड़ी चाहिए। कुदाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते पता नहीं है, मैं फोटो लगा दूंगा। तो वो किसान लोहार के पास जाता है और बोलता है कि भाई देख, मेरे को ये कुदाड़ी दे दे, मैं 15 दिन बाद जो भी फसल उगेगी उसमें से तेरे को कुछ हिस्सा दे दूंगा। और लोहार कहता है कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा है, ले जाइए। तो उसी भरोसे के बदले लोहार अपनी कुदाड़ी किसान को दे देता है। इसे कहा जाता है प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू या फिर भरोसे का सिस्टम। अब जैसे जैसे ये ट्रेड ज्यादा होने लगा, लोगों ने नोटिस करा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत सबको है, जैसे कि नमक हो गया, धान यानी व्हीट हो गया, कैटल जैसे गाय वगैरह, इन सब की जरूरत सबको होती है। ये सारी चीजें वैल्यूएबल भी हैं। तो अब क्या किया लोगों ने कि ये सारी चीजों को बल्क में खरीदना शुरू कर दिया, ताकि ये सारी चीजें उनके पास एडवांस में पहले से हो और फ्यूचर में अगर उनको कोई और चीज खरीदनी हो तो इन सभी कमोडिटी प्रोडक्ट्स, डेली यूज के प्रोडक्ट्स को यूज करके वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद पाए। अब इससे फायदा ये हुआ कि मान लो कि सेम टाइप पे दो इंसान को ट्रेड करना है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी कॉमन चीज नहीं है जो कि वो ट्रेड कर पाए, तो वो इन कमोडिटी प्रोडक्ट्स को यूज करके एक दूसरे के बीच ट्रेड करते थे। देखो ये सिस्टम उस वक्त के लिए सही था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फ्रॉड। अब ये क्या होता है, मान लो कि दो इंसान को ट्रेड करना है तो उनके पास एग्जैक्टली सेम टाइम पे एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज होनी चाहिए जो दोनों के लिए वैल्यूएबल है, जो कि हर बार हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स को यूज करा जा रहा था एज ए करेंसी, वो एक्चुअली में इतनी वैल्यूएबल थी ही नहीं। मतलब शेल और नमक जैसी चीजें आपको किसी भी समुद्र के तट पर मिल जाएगा, तो ऐसी चीज जो लिटरली सबके पास हो सकती है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ये तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। जो चीज जितनी ज्यादा रेयर होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 660 बीसी चाइना के अंदर मेटल कॉइन्स का इन्वेंशन होता है। अब मेटल कॉइन्स की खासियत ये थी कि पहले तो ये काफी छोटे और कॉम्पैक्ट थे, तो इजीली कहीं पर भी कैरी करा जा सकता था। लोग लिटरली पॉकेट के अंदर डाल के कहीं पर भी घूम सकते थे। दूसरा, ये काफी वैल्यूएबल और स्कार्स था, कहीं पर भी आप रैंडमली इसे नहीं उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समुद्र के तट पे जा रहे हो आपको हर जगह गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। तो मेटल कॉइन्स एक इंट्रिंसिक वैल्यू होल्ड करते थे और ये काफी एक अच्छा जरिया थे ट्रेड के लिए। अब मेटल कॉइन्स की शुरुआत तो चाइना में हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया भर में फैल गया। फिर क्या हुआ कि बहुत जल्दी दुनिया भर के किंग्स एंड रूलर्स ने रियलाइज करा कि मनी बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है। ये छोटे छोटे मेटल कॉइन्स जितना आपके पास होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास पावर होगा। फिर क्या होना था, दुनिया भर के राजाओं को चाहिए क्या था, पावर और इन्फ्लुएंस। तो ये सारे राजा लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस मनी को अपने फायदे के लिए यूज करा जा सकता है। ऐसा ही कुछ होता है 600 बीसी के अराउंड। एलियाटिस द किंग ऑफ लीडिया,
पहला मनी मिंट बनाता है। ये मनी मिंट बेसिकली क्या था कि दो मेटल्स को मिक्स करके एक कॉइन बनाया जाता था और उसके ऊपर एक इमेज ड्रॉ कर दी जाती थी। ये इमेज एक तरीके का डिनोमिनेशन था। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारे कॉइन्स पे लिखा होता है कि ये 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, वैसे ही उस टाइम पे इमेज बनाई जाती थी। इमेज को देख के लोग समझ जाते थे कि इस कॉइन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, मनी की अभी भी उतनी ही वैल्यू थी जितना बोला जा रहा था। अब दुनिया भर के राजाओं को ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा आपके पास पैसा है उतना ज्यादा आपके पास पावर है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन प्रेशियस मेटल कॉइन्स को प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो वो चाह के भी अपने पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं रख सकते थे। तो ज्यादा पैसा प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो सिक्कों को पतला करना शुरू करा गया। उसके बाद सिक्कों के अंदर मिलावट करनी शुरू कर दी। जैसे कि अगर एक गोल्ड कॉइन है तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीप मेटल डाल दिया। अब ये बात राजा को पता है, राजा के कुछ खास लोगों को पता है, लेकिन प्रजा को नहीं पता। प्रजा को तो यही लग रहा है कि सिक्के के ऊपर जो लिखा हुआ है उस सिक्के की वैल्यू उतनी ही है। यहां से जन्म हुआ था इल्यूजन ऑफ मनी का। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। फाइनली कॉइन की वैल्यू मेटल से लिंक्ड नहीं थी, कॉइन की वैल्यू उतनी थी जितना राजा कह रहा था। अब धीरे धीरे दुनिया भर में ट्रेडिंग काफी तेजी से बढ़ने लगी। इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिकेम अ थिंग। अब जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक देश से दूसरे देश जाना इतना ज्यादा होने लगा तो इन मेटल कॉइन्स को कैरी करना काफी मुश्किल था। पहले कि अगर आप इन मेटल कॉइन्स को बल्क में ले जा रहे हो तो ये काफी भारी पड़ते थे, और दूसरा इनके चोरी होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से पेपर नोट का इन्वेंशन होता है। यहां से मनी को लेकर पूरा आइडिया कंप्लीटली चेंज होने वाला था। 17th सेंचुरी लंदन, उस वक्त एक सिस्टम चलता था कि जो भी ट्रस्टेड गोल्डस्मिथ होते थे, जो भी सोनार होते थे, लोग अपने पैसे मतलब गोल्ड कॉइन्स उनको दे देते थे। लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके पैसे सेफ रहे। और गोल्ड सबसे ज्यादा किसके पास सेफ रहेगा? ऑब्वियसली जो गोल्ड का काम करता है। अब गोल्डस्मिथ क्या करते थे कि लोगों के पैसे को सेफ रखने के बदले उनसे एक छोटा सा फी चार्ज करते थे, और उसी के साथ गोल्डस्मिथ एक प्रोमिसरी नोट इशू करते थे। इन प्रोमिसरी नोट्स की खासियत ये थी कि इन प्रोमिसरी नोट्स को लोग कहीं पर भी ले जाकर किसी भी गोल्डस्मिथ से अपना गोल्ड वापस ले सकते थे। इस पेपर की खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर जो गोल्डस्मिथ ने नोट लिखा था उसकी वजह से ये गोल्ड जितना ही वैल्यूएबल हो गया। धीरे धीरे ये नोट्स इतने ज्यादा कन्वीनियंट बन गए कि लोग कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए इंस्टेड ऑफ गोल्ड कॉइन्स ये प्रोमिसरी नोट्स एक्सचेंज करने लगे। अब गोल्डस्मिथ ने रियलाइज करा कि लोग भाई गोल्ड को लेने तो आ नहीं रहे, इन प्रोमिसरी नोट से ही काम चला रहे हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और फेक प्रोमिसरी नोट्स इशू करना शुरू कर दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता था। मान लो एक गोल्डस्मिथ है, उसके पास एक कस्टमर आता है और उससे 100 गोल्ड कॉइन्स मांगता है और बोलता है कि भाई मैं इसे आपको वापस कर दूंगा बाद में, थोड़ा टाइम बाद। अब यहाँ पर गोल्डस्मिथ 100 गोल्ड कॉइन देने की जगह कस्टमर को 100 गोल्ड कॉइन का एक प्रोमिसरी नोट दे देता है। अब गोल्डस्मिथ ने वो प्रोमिसरी नोट जो कि गोल्ड कॉइन्स के बराबर है वो दे तो दिया, लेकिन उसके पास असल में पहले जितने ही गोल्ड कॉइन्स है, ऐसा नहीं है कि उसके पास 100 गोल्ड कॉइन कम हो गए। फिर कस्टमर उस नोट से कुछ सामान खरीदता है और इवेंचुअली अपने लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता है। तो यहाँ पर गोल्डस्मिथ ने 105 गोल्ड कॉइन कमा लिए बिना कुछ खोए। और सुनो, कस्टमर ने जो लोन लिया था उसको वो कहीं पर खर्च भी करेगा, तो जिससे कुछ खरीदेगा उसके पास ये चला जाएगा नोट। मतलब एक ही लोन से 100 नए कॉइन्स के बराबर का पैसा मार्केट के अंदर घुस गया। लेकिन असल में कोई नए कॉइन्स नहीं बने थे। ये जो एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा है इसको बैक करने के लिए कोई गोल्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे लोग एक साथ मिलकर अपने गोल्ड वापस लेने ना आ जाए। और ये था दुनिया का पहला वर्जन मनी क्रिएशन का। अब अगर हम गोल्डस्मिथ को बैंक से रिप्लेस कर दे और प्रोमिसरी नोट्स को डिजिटल मनी से रिप्लेस कर दे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जहां पर पैसे को लिटरली थिन एयर से बनाया जाता है। आप समझते हैं कैसे? 17th सेंचुरी में जब गोल्डस्मिथ ने फेक पैसा यानी ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है, जब ऐसा पैसा बनाना शुरू कर दिया तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ा। पहले सिस्टम काफी सिंपल था, जितना पैसा था उतना ही सर्कुलेट होता रहता था। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती तो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता। लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मान लो 4 लोगों का ग्रुप है, उनके पास टोटल 100 रुपए है, सबके पास 25-25 रुपए इक्वली डिवाइडेड है। अब मान लो पर्सन 1 पर्सन 2 से 25 रुपए का कोई सामान खरीदता है तो पैसा मूव करता है। अब मान लो कि पर्सन 2 पर्सन 4 से कोई सामान खरीदता है, पैसा फिर मूव करता है। अब नोटिस करो, जब जब ये पैसा मूव हो रहा है दो चीजें हो रही है। पहला तो मार्केट में वैल्यू और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दूसरा पैसा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। जिस बंदे के पास बहुत कम है वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो कुछ कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो कंज्यूम कुछ नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सिस्टम तब तक परफेक्टली काम कर सकता है जब सभी लोग सेम टाइम पे एक दूसरे को बराबर पैसा दे, जो कि रियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली असंभव है। इसीलिए जब नया पैसा सिस्टम के अंदर ऐड किया जाता है तो इकोनॉमी स्पीड अप होती है, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। इसीलिए नया पैसे का फ्लो आज के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्रूशियल है। और ये नया पैसा बनाने का इकलौता जरिया क्या है? लोन।
अब समझते हैं कि लोन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में कैसे काम करता है। हम सोचते हैं कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे बैंक सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, ये बैंक का काम है। लेकिन असल में गेम कुछ और ही हो रहा होता है। जब आप अपना पैसा बैंक को डिपॉजिट करते हो तो आप बैंक को पैसा उधार दे रहे हो। उस उधार के बदले बैंक आपको डिजिटली एक प्रॉमिस करता है। जो नंबर आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखते हैं वो एक्चुअल कैश नहीं है, वो सिर्फ एक प्रॉमिस है कि बैंक आपको कभी भी आपका पैसा वापस दे देगा। अब आप जब बैंक से लोन लेते हो तो ये उधार उल्टी डायरेक्शन में चलता है, आप बैंक से उधार ले रहे हो। अब यहां से मैजिक होना शुरू होता है, लाइक फॉर रियल। जब बैंक लोन देता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सिस्टम से पैसा हटाता है, वो सिंपली नए पैसे को सिस्टम में टाइप कर देता है। ये पैसा सिस्टम में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब लोन का पैसा जो आपने लिया है उसे आप कहीं खर्च भी करोगे। मान लो उस लोन से आप एक गाड़ी खरीदते हो, तो जो लोन का पैसा था वो गाड़ी के शोरूम के बैंक अकाउंट पे चला गया, फिर वो शोरूम के बैंक अकाउंट से वेंडर्स के पास जाएगा, फिर एम्प्लॉयज के पास जाएगा। मतलब जो सिर्फ एक लोन से पैसा क्रिएट हुआ था वो इकोनॉमी में अब परमानेंटली घुस चुका है। ऐसे ही फ्रेशली क्रिएटेड पैसा जो कि लिटरली हवा से आया है वो इकोनॉमी में परमानेंटली घूमने लगता है। जैसे कि कोई नया कैरेक्टर मूवी के इंटरवल के बाद एंटर हुआ और वो मेन कैरेक्टर ही बन गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इल्यूजन पे चल रहा है कि मनी रियल है, मनी की कोई वैल्यू है। सोच के देखो, दुनिया का सबसे महंगा नोट 10,000 सिंगापुर डॉलर्स का है। इस पेपर को बनाने की कॉस्ट 50 पैसे से कम किया है, लेकिन इस सिंगल नोट की वैल्यू 7 लाख है। इस सिंगल नोट से आप रियल गोल्ड खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, कहीं कहीं तो घर भी खरीद सकते हो। मतलब इस पेपर नोट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसे हमने वैल्यू दे दी तो इसकी वैल्यू हो गई, और इसी को बोला जाता है फियाट करेंसी। अगर सरकार ने बोल दिया कि इस नोट की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू है, और यही है पैसे का एक इल्यूजन जिसके अंदर हम जी रहे हैं। मान लो कल को सरकार को 3,000 करोड़ चाहिए, आई डोंट नो, मान लो कि फाइटर प्लेन खरीदने के लिए, तो उन्हें ये पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, वो लिटरली ये पैसा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर सरकार के पास इतनी पावर है कि वो पैसा प्रिंट कर सकती है, तो वो लोग इतना पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर देते कि देश से गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। यहाँ पर आता है पिक्चर में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये बोतल 10 रुपए की है और ऐसी मेरे पास 20 बोतलें हैं और इसको खरीदने के लिए भी 20 लोग हैं, तो सबको मैं एक एक बोतल दे दूंगा। मान लो ये बोतल मेरे पास सिर्फ एक बची हुई है, लेकिन इसको खरीदने के लिए 20 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस बोतल का दाम बढ़ा दूंगा, और तब तक इसका दाम बढ़ाऊंगा जब तक कि सिर्फ एक बंदा इसे अफोर्ड ना कर पाए। और ऐसी आती है इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है लेकिन उसके इक्विवेलेंट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए बैंक्स को लिमिट करना पड़ता है कि वो एक्चुअल में कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। पहले के टाइम पे बैंक्स उतना ही पैसा क्रिएट कर सकते थे जितना उनके पास बैकअप कैश हो, लेकिन आज के टाइम पे उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है, वो जितना चाहे उतना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर उनके पास बैकअप कैश कम पड़ गया तो सेंट्रल बैंक से जाके पैसा मांग सकते हैं, और यहाँ से ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। जब गवर्नमेंट को नया पैसा बनाना होता है तो नए बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। ये बॉन्ड एक लोन होता है जो कि इंटरेस्ट के साथ वापस देना होता है। इस बॉन्ड्स को बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, फॉरेन कंट्रीज खरीदती है। इस पैसे को यूज करके गवर्नमेंट सैलरीज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, और इवेंचुअली ये पैसा हमारे इकोनॉमी में घुस जाता है। पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट्स हमेशा अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करती है, और जब वो अपना लोन चुका नहीं पाती तो नए बॉन्ड्स बनाती है पुराने लोन को चुकाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि लोन चुकाता कौन है, तो आप ही चुकाते हो, टैक्स पेयर्स के पैसे यूज होते हैं इसमें। एग्जांपल के लिए पिछले साल यूएस गवर्नमेंट ने $60 ट्रिलियन खर्च करे, लेकिन उन्हें टैक्स कलेक्शन से इतना पैसा नहीं आया, तो उन्होंने नए बॉन्ड्स इश्यू कर दिए पुराने लोन को चुकाने के लिए, और ऐसे ये पूरा डेट साइकिल बन जाता है और इसी पे इकोनॉमी चलती रहती है। अभी आप जो इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच लड़ाई देख रहे हो, इसी डेट की वजह से हो रही है। सुनने में ये वियर्ड लग सकता है, लेकिन दुनिया भर की पूरी इकोनॉमी लोन पे चल रही है, एंड दैट लोन इज नॉट इवन रियल। ये सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे नहीं चलाया जा रहा। जब जब नया पैसा इकोनॉमी के अंदर ऐड करा जाता है, पुराने पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। आसान भाषा में, जितना भी आपके पास अभी कैश पड़ा है वो हर सेकंड अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जो प्रॉपर्टी आप 10 लाख में खरीद सकते थे, आज वो करोड़ों में बिक रहा है। ऐसे काम करती है इन्फ्लेशन। तो अब आप समझ चुके हो कि पैसा एक इल्यूजन है, रियल नहीं है। वेल, ये समझना कि पैसा एक इल्यूजन है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप है। बहुत लोगों को ये चीज पूरी जिंदगी भर समझ नहीं आती। आप कैश बचा के या फिर बैंक में अपना पैसा डाल के जीत नहीं सकते, इन्फ्लेशन आपको हरा देगी। अगर आपको ये फाइनेंशियल गेम जीतना है तो आपको अपना पैसा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा बेटर रिटर्न दे पाए। स्टॉक्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, या फिर बिजनेसेस हो गए। और ये पूरी रेस जीतने की तो है भी नहीं, बस खुद को हार से बचा लो, यही काफी है। ये पूरा गेम बस ट्रस्ट पर चल रहा है। ये ट्रस्ट कब टूट जाए आपको पता नहीं है, तो प्रिपेयर्ड रहने में ही आपकी भलाई है। वो जॉर्डन पीटरसन का एक कोट भी है, इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।